नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। कोरोना केस अब कम हो रहे हैं। महामारी की सुनामी से देश धीरे धीरे उबर रहा है। यूपी में रिकवरी केस ने रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल के बीच में एक दौर ऐसा भी आया है जब लगा कि यूपी में कोरोना बेकाबू हो गया है, लेकिन महामारी के इस दौर में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला। आइसोलेशन से बाहर आते ही जहां सीएम ने अपनी टीम 11 के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की, तो वहीं कोविड कंट्रोल की तैयारियों को जांचने के लिए खुद जिलों के दौरे शुरू किए। आज सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। सीएम योगी नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद मेरठ की तरफ भी रुख करेंगे। आज इस बुलेटिन में सीएम योगी के नोएडा दौरे का अपडेट लेंगे और साथ ही अपने सहयोगियों से इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे कि सीएम के दौरे के बाद सूबे में हालात किस तरह बदले। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की। बड़ी खबर है इस वक्त की, कोरोना के हालात पर पीएम मोदी से बात की और साथ ही साथ राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई कि क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं। 3 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के सीएम से पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। राज्य के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई है क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ये बातचीत जो कि बेहद ही अहम रही और इसके साथ ही साथ ये आगे की तैयारी भी और आगे की प्लानिंग भी कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी से भी बात की है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई है। राज्यों के जो मौजूदा हालात है, क्या कुछ चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि इन्हीं हालातों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। और इसी को देखते हुए जो तैयारियां हैं और जो इसके साथ साथ जो कमियां नजर आ रही उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इन्हीं को लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है। और कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने बात की है 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी कोरोना के हालात को देखते हुए नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, अगर बात करें, क्योंकि लगातार अभी बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बड़ी चुनौती है वो नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के भी मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल चांदनी, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की है और इस बातचीत में प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं उसके बारे में जानकारी ली गई कि संक्रमण का रेट क्या है और अस्पतालों में जो सुविधाएं इस वक्त दी जा रही हैं, जो सुविधाएं मौजूद हैं, उसके बारे में जानकारी ली गई। साथ ही में सूत्र बता रहे हैं कि इस बातचीत में जो संभावित खतरा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है जो कि और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी ली गई है कि उससे निपटने के लिए राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में बातचीत हुई है। दूसरा जो आपका सवाल था चांदनी की, जो ब्लैक फंगस की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर ये एक और तो दौरान लगभग 1 लाख केस पर डे उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को 38,055 पॉजिटिव केस आए थे। 30 अप्रैल को प्रदेश के अंदर सर्वाधिक एक्टिव केस थे, वो थे 3,10,000। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वो 10,600 हैं और एक्टिव केस अब प्रदेश के अंदर घट करके 3,10,000 से घट करके अब यह 1,63,000 पे आ गए हैं। हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट के लिए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन
पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर जनपद की ही बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में यहाँ पर 27 अप्रैल को 10,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आए थे और आज 400 से कम हैं। एक अभियान, पूरे अभियान को लेकर के हम लोगों ने वो किया है और प्रदेश के अंदर जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा केस आए थे वह 7,200 आए थे। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक हुए थे वह 67,000 तक गए थे। पहला जब केस यूपी के अंदर आया था 2 मार्च 2020 को, तो हमारे पास प्रदेश में न टेस्ट की क्षमता थी, ना कोई भी हमारे पास आइसोलेशन बेड था जहां पर हम कोविड पॉजिटिव का उपचार करा सकें। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की मशीनरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र और सभी संगठनों, संस्थाओं के सहयोग से आज हम प्रतिदिन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश अब तक 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट संपन्न कर चुका है। प्रदेश के पास L2, L3 फैसिलिटी के 80,000 बेड्स वर्तमान में मौजूद हैं, जहां पर हम कोरोना पॉजिटिव के उपचार की सुविधा वहां पर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन 2500 सेंटर में हमारा अब तक चल रहा था। हम लोगों ने 18 प्लस को 15 मई से प्रारंभ किया था। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर एक्टिव केस और पॉजिटिविटी सर्वाधिक थी। हमने दूसरे चरण में प्रदेश के अंदर अपने सभी नगर निगमों को इसके साथ जोड़ा था और अब तीसरे चरण में हम लोग कल से नगर निगम के साथ साथ हमारी जितने भी कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से 23 जनपदों में हमारे वैक्सीनेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक जो आशंका फिर से व्यक्त की जा रही है कि गाँव में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद उनकी एक सूची बना करके ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ये सूची उपलब्ध करवाई जाती है और कोविड कंट्रोल सेंटर से फिर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उन सभी लक्षण युक्त और संदिग्ध जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाती है। अगर उनमें कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम और टॉयलेट है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था, नहीं है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर या हायर सेंटर में रिफ़र किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने
एम्बुलेंसेस की 1500 से अधिक डेडिकेटेड एम्बुलेंस इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तैनात की है। इसके साथ ही हम लोगों के पास 350 हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हैं, जिनका हम उपयोग इन सभी कार्यों के लिए भी इसके साथ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक या देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस हैं जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं, उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा हर जनपद में ये भी व्यवस्था की गई है कि हम ये सुनिश्चित करें कि थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसका शिकार बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पीडियाट्रिक का आईसीयू हर एक जनपद में, हर एक मेडिकल कॉलेज में बने, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक लड़ाई लंबे समय से लड़ा है। 2017 से 2020 के बीच में हम लोगों ने इसके मामलों में 95% मृत्यु दर को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए हम लोगों के पास ईस्टर्न यूपी के उन जनपदों में जो इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित थे, वहाँ पर पहले से पीकू बने हुए हैं। पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब का वहाँ पे नियमित ट्रेनिंग भी चलती है। केजीएमयू को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। हमारे साथ पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं उनकी एक नई चैलेंज ब्लैक फंगस को लेकर के आई है। कल राज्य सरकार ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है और इस संबंध में एक वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, उनके जितने भी फिजिशियन और विशेषज्ञ हैं उनके साथ करके एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ब्लैक फंगस से भी हम लोग, जैसे सेफार अभी तक हमने प्रदेश के अंदर नियंत्रण रखा 1% के आसपास है, ब्लैक फंगस में उपचार में कहीं समस्या ना आने पाए, वहाँ पर किसी भी अन्य प्रकार की समस्या का समाधान समय से हो सके और व्यापक जागरूकता का भी एक कार्यक्रम चलना चाहिए। ब्लैक फंगस का कारण क्या है? ज़्यादा स्टेरॉइड लेना, अनियंत्रित डायबिटीज होना या फिर टेस्ट कराने से भागना, ये बहुत सारे कारण इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब के बारे में भी कल एक विस्तृत एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की जा चुकी है और उसका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ है और उसको हर एक जनपद के साथ जोड़ करके ब्लैक फंगस के उपचार की भी व्यवस्था हर एक जनपद में हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता उपचार के लिए। हर व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति को उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। प्रशासन से स्पेशली कहा गया है ऑक्सीजन की कमी कहीं न होने पाए। ऑक्सीजन के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से आज ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर और देश के अंदर की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत हुए हैं, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की दिशा में इस जनपद को आने वाले समय में ले जाने में सफल होगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है आप सबसे ही मेरी अपील होगी कि हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं। हम कोरोना को एक सामान्य फ्लू न माने, इसलिए जागरूकता और लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जितना अधिक हम उनके संबल को बांधने में मदद कर सकें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों के लिए विगत पहली वेब से ही कहा जा रहा है कि वे संक्रमण से बचें, हर हाल में संक्रमण से बचें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो,
या कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वे सभी लोग घर के बाहर ना निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। शेष अन्य लोगों को भी अगर घर के बाहर निकलना हो आवश्यक कार्य से तो ही निकलें, और वह भी मास्क लगा करके 2 गज की दूरी का पालन करते हुए अगर वे इन नियमों का पालन करते हैं तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है, इसमें बेहतर परिणाम आ सकते हैं। इस जागरूकता के कार्यक्रम के साथ पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए आपका भी जो सहयोग इस संबंध में मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आम पब्लिक को भी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ा करके टीम भाव के साथ हम इस लड़ाई को जीतने में और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ने यहाँ पर सुना सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे। ऑक्सीजन दवाइयों में कमी ना आए ये सुनिश्चित किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है उसे कैसे पूर्ति की जा रही है। कल से 23 जिलों में शुरू होगा वैक्सीनेशन, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के दौरे पर हैं। 13 सुविधाओं के 80,000 बेड जो है वो मौजूद हैं, ताकि किसी तरह की जो कमी नजर आ रही थी उसे दूर किया जाए। कल से 23 जिलों में शुरू होगा वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसको और कैसे तेज करना है उसको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो कमी है उसे कैसे पूरा किया जा रहा है। 2 मार्च 2020 को यूपी में पहला केस आया था कोरोना का। तो प्रदेश में कम हो रहे हैं एक्टिव मामले, जैसा कि भी मैंने बताया कि किस तरीके से कुछ जिलों में कोरोना के ग्राफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में कोरोना के ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से ग्राफ कम होते जा रहे हैं। और चलिए आपको नोएडा लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लाइव है। मनीष, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसे बड़ी बातें हैं जिसको लेकर उन्होंने अभी अपनी बातें रखी हैं, और इसके साथ ही साथ लगातार जो बड़ी चुनौती है वो भी नजर आ रही है। मनीष, तो चलिए अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अभी नोएडा में हैं, और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ भी जाएंगे। वहां पर भी वो कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेंगे, क्योंकि लगातार वो कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। और अभी आपने भी यहाँ पर सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर भी अपनी बातें रखी हैं कि किस तरीके से ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है, और ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जिक्र किया है। और हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्योंकि वाकई अभी जैसा कि हम सब जिक्र कर रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर किस तरीके से सावधानियां बरती जाए, और अगर ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो डॉक्टर से संपर्क करके सीधे वो इलाज करा सकते हैं। इसको लेकर जो चुनौती है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर चांदनी ये एक बड़ा खतरा है ब्लैक फंगस, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं, और कई ऐसे मरीज मिले हैं पूरे प्रदेश में, लखनऊ समेत वहाँ पर जो मरीज मिले उनमें ये ब्लैक फंगस पाया गया। हालांकि उसको लेकर राज्य सरकार ने पहले ही एक राज्य स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स थे वो शामिल हैं, और उनसे रिपोर्ट भी मांगी है सरकार ने। चूँकि देखिए, राज्य सरकार बार बार बोल रही है, सरकार की तरफ से कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस के लक्षण हैं वो क्या हैं, इससे बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं, और इसका उपचार क्या हो सकता है। इसको लेकर सरकार ने जो तमाम जिलाधिकारी हैं और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सभी जिलों के, उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो एक्सपर्ट कमेटी के संपर्क में रहें, और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जो भी राय या सुझाव दिया जाता है उसको अक्षरशः उसका पालन किया जाए। और जो व्यक्ति या जो भी मरीज जिनके अंदर ये लक्षण या ब्लैक फंगस पाया जाता है, तो उसी गाइडलाइन और उसी एडवाइजरी के तहत उनका इलाज किया जाए। हालांकि इसको लेकर तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम बड़े अस्पतालों की बात करें, छोटे अस्पतालों की बात करें, तो उनको भी राज्य सरकार के द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा सचेत करने की कोशिश भी की जा रही है, और इससे संबंधित जो भी जानकारी है उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है। चांदी सबसे अहम बात यह है कि नजर आ रही है। और चलिए आपको मेरठ भी ले चलेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्योंकि 1:30 बजे का ये तय कार्यक्रम था कि सीएम पहुंचने वाले हैं, अब से कितनी बार सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे? हाँ, देखिए चांदनी, अभी हम लाइव दिखा रहे थे सीएम योगी को नोएडा से, तो अब वो चॉपर से आएंगे मेरठ। 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा चॉपर स्टार्ट होने में और पहुंचने में।
तो आप मान के चलिए 2 सवा दो के टाइम तक पुलिस लाइन हेलीपैड पर वो उतरेंगे। 10 मिनट के लिए वो सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम था। वहाँ से सीधे मेरे पीछे जो कमिश्नरेट है, यहाँ पर मंडल की समीक्षा होनी थी, मेरठ मंडल की। पुलिस फोर्स सारा पेड़ के नीचे है, यहाँ पर सुबह से ड्यूटी पर तैनात है। इस कार्यालय आयुक्त में उनकी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक होगी, पूरे मंडल के अधिकारियाँ मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ, जिसमें तमाम सांसद, विधायक और जितने पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ उनकी बैठक है। उसके बाद कार्यक्रम है उनका सर्किट हाउस में मीडिया के साथ 15 मिनट का इंटरेक्शन है। उसमें मेरा भी नाम है, जो मुझे अभी सूचना विभाग से अभी बताया गया है कि उसमें जो लिस्ट बनाई गई है सूची पत्रकारों की, उसमें न्यूज़ स्टेट को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। क्या बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं। 1:30 पर मुख्यमंत्री को मेरठ आ जाना चाहिए था, लेकिन नोएडा से वो प्रोग्राम थोड़ा सा विलंबित चल रहा है। मेरठ के बाद उनको गाज़ियाबाद में समीक्षा करनी थी और कल आज रात में उनका रात्रि विश्राम CISF के गेस्ट हाउस में, जो गाज़ियाबाद में है इंदिरापुरम के अंदर, वहाँ पर उनको विश्राम करना था। कल उनको पहले मुजफ्फरनगर का समीक्षा करनी है और उसके बाद उन्हें सहारनपुर। एक चीज़ और मैं बता दूं चांदनी, मेरठ में पत्रकारों से मिलने के बाद उनका किसी गांव में, एक गांव में जाकर ज़मीनी स्तर पर देखना था, लेकिन वो गांव अब कौन सा होगा, क्योंकि 5 गांव चिन्हित किए हैं। बिजौली भी है उसमें और सरगना का एक कालिंदी गांव है। जा सकते हैं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और गाजियाबाद लिए चलेंगे, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, सीएम के दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? गाजियाबाद कब तक पहुंचेंगे और वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नोएडा में अभी प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और तमाम उन मुद्दों पर जोर भी दिया है। ब्लैक फंगस पर खासतौर पर सीएम ने बताया किस तरह की तैयारियां प्रदेश सरकार कर रही है, और उसके बाद वो अब मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है। और मेरठ से अभिषेक जी जैसा बता रहे हैं कि न्यूज़ स्टेट को प्राथमिकता दी गई है, तो यहाँ पर भी जो प्रेस ब्रीफिंग रहेगी और 15 सदस्यों का नाम है, उसमें न्यूज़ स्टेट को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर न्यूज़ स्टेट से भी वर्चुअल मीटिंग की जाएगी, जिसमें सीएम बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर भी 5 गाँव सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से किसी एक गाँव का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। रात्रि विश्राम गाजियाबाद के अंदर ही है। 7 बजे के बाद जो प्रोग्राम था वो बताया गया था CISF के जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर जाएंगे, लेकिन अब हो सकता है ये प्रोग्राम थोड़ा डिले हो। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों की बैठक है वो गाजियाबाद के पुलिस लाइन में की जाएगी। तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें दिखा देता हूँ, कलेक्ट्रेट सभागार में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर फिलहाल जो ब्रीफिंग होगी वो ये पोडियम यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर इसको सजाया जाएगा, पूरा एरिया जो होगा इस पोडियम के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े रहेंगे और यहाँ पर भी मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे। और चलिए एक बार आपको नोएडा भी लिए चलते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ अभी नोएडा में है या फिर निकल चुके हैं, और आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, जो आगे का कार्यक्रम था वो ये था कि यहाँ के 2 गांव में सीएम को जाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी लेट हो चुके हैं, ऐसे में वो उन गांवों के दौरे के लिए गए हैं नहीं गए हैं ये भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि अभी PC खत्म हुई है और मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। लेकिन जो बात है कि लगातार जिस तरह से कोविड के मामले जो अप्रैल के शुरुआती महीने में आए थे, उसके बाद जो गिरावट आई है, उन आंकड़ों के बारे में सीएम ने बताया कि पहले से बेहतर स्थिति अब हुई है। ऑक्सीजन को जो कमी थी वो पूरी तरह से पूरी चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक फंगस को उन्होंने एड्रेस किया है, कहा कि बहुत ही गंभीर बात है, उसको लेकर जो आम लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ब्लैक फंगस के केसेस में जो स्टेरॉयड है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा सीएम ने ये बात मानी है कि 3rd वेव आ सकती है और 3rd वेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए हर अस्पताल में कोई ना कोई जो पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी, मतलब बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। मतलब फोकस था अब 3rd वेव को लेकर तैयारियों पर। तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक हुई है और कहा यही जा रहा है कि जो हालात 2nd वेव में थे उससे हम उबर चुके हैं और अब 3rd वेव में ऐसे हालात नहीं बनने पाएंगे। सीएम ने यहाँ पर यह दावा ज़रूर किया है और लगातार ज़मीनी हकीकत जानी है। मीटिंग की है MLA के साथ, MP के साथ, MLC के साथ, और उनसे लगातार जाना कि आखिर पब्लिक के बीच क्या चल रहा है, पब्लिक की दिक्कतें क्या हैं, पब्लिक की शिकायतें क्या हैं। लगातार हम ये तस्वीर दिखाई कि गांव में किस तरह से हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन उन तस्वीरों को भी सीएम ने एड्रेस किया। ऐसा नहीं कि किसी मुद्दे से वो भागते दिखाई पड़े। एक बात उन्होंने मानी कि हाँ, गाँव में हालात थोड़े ख़राब है, लेकिन हमने उसके लिए अलग से कमेटी बनाई है, एक निगरानी समिति बनाई है जो कि लगातार गाँव में जाएगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट
इन 3 टी के आधार पर वो पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की बात कर रहे हैं और बात यही कह रहे हैं कि आने वाली जो थर्ड वेव है उसको लेकर तैयारियां हुई हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है मनीष, ये देखा जा सकता है क्योंकि लगातार वो खुद भी चिंतित है, सरकार प्रशासन शासन सभी चिंतित है कि किस तरीके से लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चिंतित है और लगातार वो नजर बनाए हुए किस तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए जिससे कि लोगों को इस खतरे से बचाया जा सके। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।